अब अपन देखेंगे ई बाई एम रेशो कैसे निकालेंगे। देखो, अभी अपन ने इससे पहले देखा था कि हमें ये पता पड़ गया था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल होता है जिस पर थोड़ा मतलब कुछ चार्ज होता है और कुछ उसका मास होता है। ना तो चार्ज की वैल्यू पता पड़ा, ना मास की वैल्यू पता पड़ा। बट अपन जे थॉमसन ई बाई एम रेशो निकालेगा, कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। बट ये समझ में आना चाहिए, अगर अपन ई बाई ए रेशो निकालेंगे और अभी तक अपन की इन्फॉर्मेशन जो है, ना तो ई की वैल्यू पता पड़ा है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ना तो ये पता पड़ा मास कितना होता है, बट एटलीस्ट अपन देखेंगे ई बाई एम का रेशो अपन निकाल सकते हैं कि कितना होता है ना। इसको समझने के लिए अगर अगर तुम 11th में हो तो काफ़ी कुछ क्लास 12 तक की फिजिक्स लगेगी, बट तुम्हें थोड़ा फील आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डरना नहीं, ठीक है। तुम तो एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझाऊंगा उसको एक बार देखना और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी में जो लिखा होगा 11th लेवल का वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। बट हिम्मत रखना और देखना आगे, ठीक है। बट अगर जब तुम 12th में आओगे उसके बाद एक बार देखोगे तो पता पड़ेगा हाँ तुम्हें सब समझ में आ रहा है। बट अगर तुम 11th में हो तो काफ़ी कुछ डाउट आ सकता है, सर ये क्या कर रहा हूँ। बट हाँ, मैं इस तरीके से बताऊँगा कि थोड़ा फील आएगा, समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट जो मैथमेटिक्स होगी उसमें दिक्कत आएगी, बिकॉज मैथमेटिक्स क्लास 12th के लेवल की होगी, मतलब फॉर्मुलेस वगैरह जो होंगे क्लास 12th के होंगे। बट 12th में हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर 11th में हो तो हिम्मत रखो, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, तो उतना समझ में आ जाएगा जितना 11th के लेवल का चाहिए, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ई बाई एम रेशो कैसे निकाला जे थॉमसन ने, ठीक। सो ई बाई एम रेशो निकालने के लिए जो सेटअप था वो तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का ही था, जो अपन समझ चुके हैं, ठीक है। तो थॉमसन ने कहा अपन सेटअप देखते हैं वापस एक बार। क्या था, एक चैम्बर था, अपने पास बैटरी लगी हुई थी, याद है। अपने पास परफोलेटेड कैथोड था, सॉरी परफोलेटेड एनोड था, कैथोड था, अंदर वैक्यूम था। ये पूरा सेटअप सेम, जिंक सल्फाइड लगा हुआ था। ये भी अपन ने पढ़ा कि कैथोड एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से था। लेकिन अगर अपन को ई बाई एम निकालना है तो हमें फोकस करना होगा इस रीजन पे जो बनाया मैंने वाइट कलर से। इस पर अपन उसको जूम करते हैं, काइंड ऑफ इसको अपन समझते हैं, ठीक है। इसको जूम करते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। तो हमें जो फोकस करना है वो इस रीजन में करना है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, इस रीजन में करना है अपन को फोकस। मतलब ये रहा अपना परफोलेटेड कैथोड, ठीक है। ये रहा अपना जिंक सल्फाइड फिल्म। यहाँ अपन बैटरी वाला चार्ज लगाएंगे और डिफ्लेक्ट करेंगे पार्टिकल्स को, देखेंगे क्या होगा। बट द पॉइंट इज, देखो ये दिस इज आर सेटअप, ठीक है। ये अपना सेटअप था और हमें जो फोकस करना है वो इस रीजन में करना है। ये जो मैं यहाँ देखो, ये इस पर फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है। ऑब्वियसली ये जो परफोलेटेड कैथोड लिया हुआ है अपन ने, परफोलेटेड एनोड जो लिया हुआ है, इसमें से पार्टिकल पास होंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ Vx स्पीड से अपन को मानना है कि पार्टिकल पास हो रहे हैं परफोलेटेड एनोड से, ठीक है। सो ये रहा अपना कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अपन को फोकस करना है, दैट इज आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू दी परफोलेटेड एनोड। तो यहाँ अपन को फोकस करना है। ये अपन ने इलेक्ट्रोड लगाई हुई हैं, यहाँ पर अपन को चार्ज लगाएंगे, उससे देखेंगे डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, क्या होगा। ये अपना जिंक सल्फाइड फिल्म है, ठीक है। और अपन यहाँ ई लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और बाद में मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएंगे। सो अगर मैं इस सेटअप लूँ जो अपना पुराना सेटअप था, और यहाँ पर ये जो मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाई है कोई चार्ज ना लगाऊँ, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ना कुछ नहीं लगाया, ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो क्या होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन को जो पास हो रहा परफोलेटेड एनोड से, एंड इट विल पास थ्रू स्ट्रेट, तो स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दैट कैथोड रे विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जो हमने देखा था, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। बट अब देखते हैं अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। जो अपन ने अभी पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, बट यहाँ अपन कैलकुलेशन से करेंगे तो आगे समझ में आएगा। बट फिर भी एक बार वापस रिवाइज देखते हैं, अपन रिवाइज करते हैं कि अपना कैथोड रे सेटअप था, ठीक है। ये अपनी इलेक्ट्रोड्स थी जो अपन यहाँ अपन चार्ज लगाएंगे, यहाँ अपन ने ई लगाया। अब ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कैसे आता है, जब अपन कुछ चार्ज लगाते हैं, जब कुछ चार्ज लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स पर तो उसके अंदर यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डिफ्लेक्ट, ठीक है।
अभी स्ट्रेट जा रहा था, बट अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, प्लस और माइनस लगाया है मैंने यहाँ प्लस लगाया और यहाँ माइनस लगाया, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला 12th का है, बट बता दे रहा हूँ जो 12th में उनको समझ में आएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो पोटेंशियल होता है उसको डिवाइड कर दो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स से। ठीक है, ये अपना डी हो गया, दिस इज आर डिस्टेंस डी। पोटेंशियल कुछ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ई की वैल्यू पता होगा अपन को, जो पोटेंशियल तुम लगाया है तुमने इलेक्ट्रोड का, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कर दो तो ई आ जाएगा। तो अपने पास अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना है, ठीक है, 12th में आने के बाद समझ में आएगा, तो हमें एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करना होता है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो कहाँ मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज? ऊपर की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर की तरफ। ठीक है, बट क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, उस पर रिपल्शन होगा नीचे की तरफ, और उसका जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? उसका जो चार्ज है, किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, जो 12th में है उनको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, बट जो 11th में है वो इतना समझो कि देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां मैं लगाया नेगेटिव, यहां लगाया पॉजिटिव, तो पक्का है ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर देगा और नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तुम्हें इतना समझना है। बट 12th वालों को समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? जो चार्ज है पार्टिकल का इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज नहीं निकाल सकते अपन, क्योंकि भाई तो निकालना है अपन को, चार्ज अपन मास का रेशियो निकालना, चार्ज की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ई की वैल्यू पता है अपन को, तो सब देखते हैं ना क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता। ठीक है, अपन को ई नहीं पता, अपन को स्मॉल ई नहीं पता, कैपिटल ई पता है, वो अपन ने निकाल लिया। हमने कितना पोटेंशियल लगाया है और प्लेट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा। कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। तो देखो डिफ्लेक्ट हो गया। तो 11 वाले बच्चों को इतना समझ में आना चाहिए कि भाई अगर अपन नेगेटिव चार्ज लगाया ऊपर, नीचे पॉजिटिव चार्ज लगाया और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ। तो इतना 11 वालों को समझ में आना चाहिए, और जो 12th में उनको पूरा समझ में आना चाहिए मैंने क्या बोला है। ठीक है, हमने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अपन देखा भी था डिफ्लेक्शन होना चाहिए, डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट यहाँ अपन मेजरमेंट्स करेंगे और मैथमेटिकली फिर मैथमेटिक्स यूज करके निकालेंगे ई बाई एम रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर अपन को चीज़ों को मैथमेटिकली देखना होगा। ठीक है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, डिफ्लेक्ट हुआ, डिस्टेंस डी आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे नहीं होगा, और कितना कितना फोर्स का होगा, मतलब कितना फोर्स लगेगा, उससे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, उस पूरे की वैल्यू वगैरह 12th में समझ में आएगा जब 12th के फॉर्मूले अपन देख लेंगे। ठीक है, 11 वालों को बस बेसिक आइडिया लेना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और 12th वालों को पूरा समझ में आना चाहिए। मैं पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक है, अपन ई बाई एम की निकालेंगे, वैल्यू कैसे आएगी तो समझ में आना चाहिए। तो 11 वालों को डरना नहीं है। ठीक है, बस देखते जाओ, हिम्मत रखो। तुम इतना देखने के बाद एनसीईआरटी देखोगे तुम्हें सारा समझ में आएगा, और इसको अगर बिना देखे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज साइंस ऐसा नहीं होता कि ये सोच के बनी थी भाई 11 के बच्चे आएंगे उनको क्या समझ में आएगा। साइंस इंडिपेंडेंटली चलती है। अब तुम 11 में हो, तुम्हारा कोर्स अलग है, तो वो साइंस कुछ नहीं कर सकती उसका। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो मैं डॉट और सर्कल बना रहा हूं, इसका मतलब होता है प्लेन के बाहर। कहने का मतलब, अगर ये अपना सपोज तुम्हारा स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन के बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जैसे अभी तुम शायद 11 में पढ़ रहे होगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, तुम यहाँ से फोर्स लगाओ और अगला यहाँ से लगाओ, तो दोनों को ऐड नहीं करना, मतलब दोनों को ऐड नहीं करना होगा, खत्म हो जाएगा फोर्स। अगर एक फोर्स यहाँ लगाओगे, एक फोर्स यहाँ लगाओगे सेम डायरेक्शन में, तो उसका एडिशन होगा। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर अपन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर ये अपना सपोज तुम्हारा स्क्रीन है तो स्क्रीन के बाहर की तरफ होगा, ठीक है, ऐसा अंदर होगा कुछ और साइन होगा, वो यहाँ जरूरत नहीं है। तो अब ये जो अपन सर्कल बना रहा हूँ डॉट, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। सो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, इस तरीके से लगाई कि उसका डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर की तरफ, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा चार्ज पार्टिकल पर वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और 12th वालों को पता होगा क्यू वी क्रॉस बी से निकालना है अपन को, ठीक है। बट वी क्रॉस बी का उल्टा डायरेक्शन होगा क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर अपन वी का डायरेक्शन देखें तो ये अगर स्पीड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वी क्रॉस बी कहाँ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन वो किस पे होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो कहाँ लगेगा, अपोजिट, मतलब स्क्रीन में ऊपर की तरफ, ठीक है। 11 वालों को देखना है भाई कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाते हैं तो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग गया, ठीक है। और जैसे ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक पुश हुआ, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो वो डिफ्लेक्शन होगा ऊपर की तरफ, तो देखो ऊपर डिफ्लेक्ट होगा, अभी वो ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ई वी क्रॉस बी, ठीक है, 90 डिग्री है, क्रॉस प्रोडक्ट हट गया, ई वी जो स्पीड है इनटू मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता होगा क्योंकि अपन ने लगाया है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है। सो यहाँ तक अपन ने क्या देख लिया भाई कि सीधा निकलता है पार्टिकल, वो पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन हुआ, बट यहाँ अपन मेजरमेंट्स करेंगे, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया था, फिर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ऐसा लगाया, डिफ्लेक्शन कहाँ हो, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ हो। अब देखते हैं आगे अपन को क्या करना है जिससे अपने के पास E/m की वैल्यू निकल के आए। अब अपन देखेंगे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा दें, अभी अलग अलग लगाया था, अब दोनों को एक साथ लगाना है और जिस तरीके से पहले लगाया था वैसे ही लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, तो अपन ऐसा कर सकते हो, ऊपर की तरफ आ रहा था पहले अपने पास फोर्स, ठीक है, सॉरी नीचे की तरफ आ रहा था, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया ऊपर की तरफ आ रहा था, तो अपन इनकी वैल्यू ऐसी सेट कर सकते हैं कि जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, और ये पार्टिकल कहाँ निकल जाएगा, सीधा, ठीक है। तो नेट फोर्स अपन को जीरो करना है, तो वी कैन ऑब्वियसली एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ई या और बी, और दोनों की वैल्यू अपन को पता है, अपन एडजस्ट ऐसा कर सकते हैं उसको कि पार्टिकल सीधा निकल जाए। ऐसा क्यों करना है वो आगे समझ में आएगा, वहीं से अपने पास इक्वेशन बनेगी और E/m की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ फोर्स हमें एडजस्ट ऐसा करना है कि जितना धक्का ऊपर लग रहा हो उतना ही धक्का नीचे लग रहा हो, ये पार्टिकल नेट सीधा निकल जाए, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सच दैट कैथोड रे जो अपने पार्टिकल है मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। तो अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपन अभी अपना चार्ज लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बना दिया, ठीक है। और नीचे की तरफ जो देखो, ध्यान से देखो, नीचे अपन ने अभी दिखाया था फोर्स क्या आ रहा था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज की वैल्यू नहीं पता, ई पता है अपन को। फिर जो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमें पता है उससे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, अभी बताया था कैसे आएगा, ठीक है, क्यू इनटू जो स्पीड है इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? सो अपन ने अब दोनों को इस तरीके से लगाना है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अपन यूज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यू ई या बी की, सच दैट दोनों क्या हो जाए, बराबर। ऐसा क्यों करना भी समझ में आएगा, तभी अपन बोल सकते हैं सिंस पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, मतलब सीधा जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स क्या लग गया नीचे, तो ऊपर का फोर्स Q जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है, Q इंटू वी इंटू बी विल बी इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहां से अपने पास इक्वेशन बनी, और जब समथिंग इक्वल टू समथिंग आया तो अपन चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ तो एक दिक्कत है, ई कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, एक इन्फॉर्मेशन आ गई जो आगे काम में आएगी, फिर अपने पास E/m निकल के आएगा। तो ये तो चला गया, कोई बात नहीं। अब x का मतलब क्या है, अपन फिजिक्स में इतना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, वी हैव टू स्टार्ट बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमें बात करना पड़ेगा भाई कि x डायरेक्शन है कि y डायरेक्शन। यहाँ अपन क्लियर सब एक ही डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो मैं vx बोल दे रहा हूँ इसको, दिस इज आर x डायरेक्शन। दिस आर वेरी बेसिक थिंग, 11th में भी हो तो पहले यही पढ़ोगे, सब इसके बिना फिजिक्स चालू ही नहीं कर पाओगे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू स्टार्ट गिविंग x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, ठीक है।
सो यहाँ से क्या समझ में आया, जो वी एक्स इंटू बी होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर। अब 11th वालों को इतना समझना है भाई कि अपन ने किसी तरीके से अपन ने मैनिपुलेशन कर दिया और दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर कर दिया, पार्टिकल निकल के सीख दिया, जहाँ से अपने पास वी एक्स जो स्पीड है कैथोड रे पार्टिकल्स की मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इनटू मैग्नेटिक फील्ड ई के बराबर हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई अपन को। अब अपन को देखो ई पता है, अपन को बी भी पता है, वी एक्स चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, जहाँ से फिर अब चीज़ें आगे समझ में आएंगी। तो अपन ये निकाल सकते हैं, बिकॉज तुम इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है देख के तो नहीं बता सकते। कैसे बताओगे देख के क्या है, अपन के पास ई है, बी है, और इससे अपने पास वी एक्स पता पड़ सकता है, बट समझ में आएगा कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ मैथ्स आएगी थोड़ा दिमाग लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली याद रखना, साइंस अगर सीखना है तो मैथ से ही सीखना है। और क्लास 12 के बाद जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना तो मैथ्स फिजिक्स दिखना बंद हो जाता है, दिखता नहीं है, सिर्फ मैथ्स होता है। मैथ्स लगाओगे, मैथ्स जो बोलेगा वो है, अब वो दिखे ना दिखे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आफ्टर ए सर्टेन लेवल फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तुम अगर आईटी जाओगे और तुम फिजिक्स डिपार्टमेंट के कोर्सेज लोगे तो याद रखना वो पूरा मैथ्स होगा, वहाँ पर ये सिंपल बेसिक दिखने वाली चीज़ें नहीं होंगी। इट विल बी इंजीनियरिंग फिजिक्स। बच्चे सोच के लेते हैं कि वो फिजिक्स सिंपल है, नहीं, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। ठीक है, हाई फंडा मैथमेटिक्स। तो याद रखना बिना मैथ्स के तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथ्स में बात करता है, ऐसे रैंडम नहीं बोलता कुछ। ठीक है, तो मैथ्स जो बोलेगी वो होगा अल्टीमेटली। तो यहाँ तक क्या समझ में आया अपन को, हमने जो ई लगाया था पता था डिफ्लेक्शन होता है, बी लगाया था पता था डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऐसा कर दिया, दोनों की वैल्यू ऐसे कर दी कि पार्टिकल निकल गया सीधा, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। अपन कर सकते हैं मैनिपुलेट करके, जहाँ से अपन के पास एक फॉर्मूला बन गया, वी एक्स इंटू बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं आगे। अब अपन देखेंगे कि ये जो वी एक्स है, ठीक है, उस वी एक्स का भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये है वी पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ देखो बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, कैथोड और एनोड के बीच में हमने बैटरी लगाई थी। ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल भी अपन को पता था कि वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कैथोड एंड एनोड। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, ये जो एनोड है इस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो 11 वालों को इतना समझ में आना चाहिए कि कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, एनोड वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दो एक रिपल्शन अट्रैक्ट, बट नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो खींच रहा होगा अल्टीमेटली। कैथोड पुश कर रहा होगा और एनोड पुल कर रहा होगा। तो इतना समझ में आ रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्शन ही होगा, सही है, नहीं ये उल्टा होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, अपन बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ तक आते आते, मतलब कैथोड से निकलेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एनोड तक आते आते स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ हो जाएगी जिसको मैं वी एक्स बोल दे रहा हूँ। तो वी एक्स स्पीड हो जाएगी कैथोड एनोड तक आते आते। अब उस स्पीड को निकालने का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 12th में बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, 11th वाले डरना मत, 12th वालों को पता होगा। अपन बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एनर्जी गेन की, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी जो गेन की वो कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अपन बोल सकते हैं एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू वी। मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इनटू जो बैटरी का पोटेंशियल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतनी एनर्जी गेन हुई, क्योंकि उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में स्पीड उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए 11 वालों को कि एक फॉर्मूला होता है, 12 वालों को पता होना चाहिए कि ई इंटू वी एनर्जी गेन हो गई, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कैथोड से कहाँ तक गया, एनोड तक। अब जो एनर्जी गेन हुई अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कहाँ जाएगी वो, ठीक है, किसी फॉर्म में होगी। तो ये जो एनर्जी गेन हुई है पोटेंशियल की वजह से, कि कहाँ गई है वो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये आई कहाँ से है, पोटेंशियल से। ठीक है, तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। 11 को समझ में आ रहा होगा कि स्पीड बढ़ी है,
तो अपने पास एनर्जी गेन हुई है, और उनको पता होना चाहिए एनर्जी गेन किसकी वजह से हुई है, बैटरी की वजह से, ठीक है। सो ई इंटू वी, सो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर जो स्पीड गेन हुई है किसके बराबर है, ई इंटू वी के बराबर। और यहाँ से अपने पास पता पड़ गया वी एक्स हो गया वी एक्स स्क्वायर बाई टू वी बिकम्स इक्वल टू ई बाई एम। वेरी गुड। तो देखो यहाँ से अपने पास ई बाई एम की वैल्यू आ गई, अपन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, v अपन को पता है, हमने पोटेंशियल लगाया, vx अभी बताया था, vx इंटू बी वॉज इक्वल टू ई। तो अपन vx कितना हो गया, e बाई बी। इसको अगर अपन यहाँ रख दें, e पता है हमने लगाया, b लगाया हमने लगाया, हमें vx पता है कितना होता है, कितना आया उस इलेक्ट्रॉन का। तो अपन vx को यहाँ पुट कर देंगे, vx को यहाँ पुट किया, v हमें पता है, और फॉर्मूला यूज़ करके क्या आ गया अपने पास, e बाई एम। तो ब्यूटी देख रहा हो ना, अपन ने इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली देख ही नहीं पाया, ठीक है, अपन डायरेक्टली से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अपन मास को मेजर कर सकते हैं कि भाई ये निकाल के डिवाइड बाई एम कर दो, बट इनडायरेक्टली जो चीज़ें अपन को पता है, जो फॉर्मूलेस पता है सही हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके हम वो चीज़ निकाल रहे हैं जो अपन को नहीं पता, ठीक है। तो अपन ने पहले ऐसा एडजस्टमेंट किया कि भाई हमारे पास वी एक्स आ गया, ठीक है। एक बार वी एक्स आ गया तो अपन ने फिर, हमें पता है कि अपन वी एक्स को फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, वी एक्स स्क्वायर बाई टू वी इज इक्वल टू ई बाई एम। एक बार वी एक्स आ गया, उसको यहाँ पुट कर दिया, वी हमें पता है, ई बाई एम आ गया। और जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू में याद रखना है, ई बाई एम निकल के आता है 1.76 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स पर kg। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बाई एम। सो यहाँ से अपन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का रेशियो आ गया। नोट करने वाली बात है, ना तो चार्ज की वैल्यू आई ना मास की वैल्यू आई, बट चार्ज अपॉन मास का रेशियो आ गया, उसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता पड़ गया तो मास पता पड़ जाएगा, और अगर मास पता पड़ गया तो चार्ज निकाल लेंगे। सो दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी ओनली नीड वन वेरिएबल दैट इज ई और एम, दूसरा अपने आप निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस एक किसी की वैल्यू चाहिए। तो ई बाई एम की वैल्यू आ गई 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। इस वैल्यू को याद रखना है। अब हमने तो 15 मिनट में सब कुछ करके वैल्यू निकाल ली, बट साइंटिस्ट लोगों को सालों लग जाते हैं करने में, और काफ़ी मेहनत लगी थॉमसन को ये सब निकालने में। तो इट्स नॉट जस्ट दैट सिंपल कि वो पेन पे उनको पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन निकालनी पड़ती, टेक्स टाइम। बट हाँ, हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए उसने क्या किया है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बाई एम। अब एनसीईआरटी में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं इसी एक्सपेरिमेंट के, रट लोगे तो अभी इतना रटने का है कि वो एंड तक आते आते तो सब दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत रटने, कुछ पार्ट हैं जो जिनको रटना ही है। केमिस्ट्री में बहुत कुछ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत कुछ रटना है उसके अंदर। सो द पॉइंट इज, और समझ लोगे तो किसी भी समय याद कुछ नहीं करना होगा, दिमाग लगा के आंसर बोल सकते हो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में समझ लेंगे, फिर उन ऑब्जर्वेशन को हम अपने आप आंसर कर सकते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ेगा। सो 11th वालों को क्या करना है कि अपन जो अभी जो बताऊंगा मैं आगे, इसको समझना है जितना हद तक समझ में आ सके। सारा समझ में नहीं आएगा बिकॉज मैथमेटिक्स क्लास 12th लेवल की है, अभी 11th में तो दिक्कत आएगा। जो 12th के उन्हें पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। बट हाँ, सबको देखना है और एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर तुम जो ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी में पढ़ोगे सारा समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो देखो ये तो क्लियर होना चाहिए जो बनाया है मैंने, ठीक है। दिस इज आवर कैथोड रे का वो पार्ट जहाँ पर हम फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, दैट इज दिस इज आवर परफोलेटेड एनोड, यहाँ अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ अपन लगा देंगे चार्ज, प्लस और माइनस। कैसे लगाएंगे, वोल्टेज लगा के, बैटरी लगाया, चार्ज लगा दिया, यहाँ लगाया नेगेटिव, यहाँ लगाया पॉजिटिव। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया वी नॉट। बैटरी को जो चार्ज लगा रहे हैं यहाँ पर अपन, उसको वी नॉट बोल देना, ये वी है अपना, ठीक है। ये अलग बैटरी है, ये अलग जगह लगाई है, और ये अलग तरीके से चार्ज है, ठीक है। बैटरी मतलब बैटरी लगाओगे तभी चार्ज आएगा, दैट इज द पॉइंट। दैट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जो है वो है वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू का रिलेशनशिप पता है अपन को, ई निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट। ये जो प्लेट है इसके बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। अच्छा, तो अपन को ये रिलेशनशिप पता है, हमें पता है हमने जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो वी नॉट है।
अच्छा, यहाँ अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज नेगेटिव है, इस पर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेगा नेगेटिव को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इतना तो फील आ रहा है विदाउट एनी वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने बोला था इस याद रखना है कि इस डायरेक्शन का स्पीड क्या है उसका, Vx। नीचे फोर्स लगेगा, बताया था Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है E, उसका मैग्नीट्यूड Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का E, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल E इंटू ई चार्ज का E, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर अगर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो हमें पता है नीचे की डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ेगी, है कि नहीं। डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ आते आते अपन को मानना है कि प्लेट के एंड तक आते आते डी डिस्टेंस से दूर हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ टकराएगा उसका मीन वैल्यू जहाँ वो जाने वाला था उससे डिस्टेंस कितना हो गया, डी, ठीक है। अच्छा, ये अभी देखो, अभी समझ में आएगा क्या क्या रिलेशनशिप बनेगा इससे, फिर जो ऑब्जर्वेशन अपन को देखनी है वो समझ में आएंगे, ठीक है। फिर अच्छा, अपन मान लेते हैं कि ये यहाँ से जहाँ से डिफ्लेक्शन चालू हुआ है वहाँ से जब वो जिंक सल्फाइड को हिट किया है उसका टाइम t है, तो टाइम t मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है जहाँ से डिफ्लेक्शन चालू हुआ जहाँ हिट किया इन x डायरेक्शन, इसको अपन x मान लेंगे अभी, इसको बोल दे रहे हैं डेल्टा। डेल्टा कुछ नहीं, नाम दे दिया हमने डेल्टा, ठीक है। अच्छा, Vx क्या है अपना, डेल्टा बाई टी हो जाएगा, और टाइम निकाल सकते डेल्टा बाई वी। क्यों हो जाएगा? स्पीड, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन वो तभी बोल सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। अब देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। अपन ने देखा है तो पता होगा कि फिजिक्स में जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगे चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड बोल देता हूँ, ये एक्स है और ये वाई है। इस डायरेक्शन में एक्स मान रहा हूँ, नीचे वाले को मैं, नीचे डायरेक्शन को मैं वाई मान रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी मान सकते डायरेक्शन, बस डिफाइन होना चाहिए। मेरा डायरेक्शन ये, इस डायरेक्शन में एक्स है और नीचे की तरफ वाई, तो एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं। तो अब देखो इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर यहाँ से यहाँ जाते तक कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट इज इन वाई डायरेक्शन। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो अपन बोल सकते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बेसिक चीज़ें समझ में आना चाहिए कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पे। सो वी एक्स डेल्टा बाई टी हो गया, यहाँ से टी निकाल दिया, रिलेशनशिप डेल्टा बाई वी एक्स आ गया। व्हाट इज वी एक्स? इस डायरेक्शन का स्पीड, ठीक है। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ी सी है, वो ये है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन के साइज के सेम, मतलब वाई एक्सेस जो मैंने माना है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, अगर एक्सेलरेशन आएगा तो ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं दूसरे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये समझ में आना चाहिए कि इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों किया और इस डायरेक्शन में ये वाला। एक्चुअली तुम ये यूज़ कर लो कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सेलरेशन क्या रख दोगे, जीरो, तो वो सेम ऊपर वाला बन जाएगा। बट समझ में आना चाहिए कि अपन डायरेक्ट बिना सोचे ये यूज़ क्यों किया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब देखो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें इस फॉर्मूले के अंदर इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। सो एस यू सब कुछ। तो अपन इस डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आया है यहाँ मान लेते हैं ये जीरो है, कितना इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन आया है, डी। तो जो एस हो गया वो कितना हो गया अपना, डी इज इक्वल टू यू। अच्छा, नीचे की डायरेक्शन में बताओ पहले कितनी स्पीड थी, जीरो। स्पीड तो इस डायरेक्शन में थी, इसमें तो पहले जीरो थी, बाद में बढ़ती बढ़ती गई है कि नहीं। तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई इसकी, जीरो। तो यू क्या हो गया, जीरो, जीरो इंटू टी एनीथिंग क्या हो गया, जीरो। तो ये जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए और टी स्क्वायर रखना है, टी को अपन बोल सकते हैं ये ऊपर वाला जो अपन निकाला था, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं। जितना टाइम इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में लगा है उतना ही डिफ्लेक्शन में लगा है, यहाँ से वाई डायरेक्शन में जाने में। जितना इसमें एक्स डायरेक्शन में किया है उसी टाइम में उसने इतना डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में, टाइम क्या है, सेम।
और अगर सेम टाइम है ऊपर वाला बोल सकते हैं, ऊपर वाले के हिसाब से टाइम हो गया डेल्टा बाई वी एक्स, डेल्टा बाई वी एक्स मैंने यहाँ रख दिया इसका होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स आवर फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे रखा है समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। 12th वालों को तो खैर दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, 11th वालों को जस्ट क्योंकि ये स्टार्टिंग का चैप्टर है इसलिए मैं सारा समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो अपन बोल सकते हैं m को नीचे लेके आ गए और फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स बताया था मैंने कितना हो जाएगा E। तो ये जो A था वो अपन निकाल सकते हैं, A जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं फोर्स E चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास A। फिर तो अपन बोल सकते हैं D इज इक्वल टू हाफ इंटू A को E बाई M यहां रख दिया अपन ने, इंटू डेल्टा बाई वी एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ व्हाट, कितना डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं ये जो डिफ्लेक्शन है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है भाई, चार्ज कितना, सॉरी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई है, डिपेंड कर रहा है मास कितना है, डेल्टा ये डिस्टेंस कितना है, और वी एक्स इनिशियल स्पीड कितनी थी, है कि नहीं। तो यहाँ से अपन खुद निकाल सकते हैं कि क्या चीज़ बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और क्या कम होगा। एनसीईआरटी में लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, अगर तुम सिर्फ पढ़ोगे समझ में आ गया, समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ठीक है डिफ्लेक्शन है, ये करने पर ये होता है, बट हो क्यों हो रहा है। हम मैथ से सीधे निकाल सकते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला। देखो कैसे, इफ़ ई बढ़ाया मैंने, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, तो ये बोल रहा है डी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा नीचे की तरफ वो क्या होगा, बढ़ेगा। और वो वैसे इसकी तो फील भी आती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे फोर्स ज़्यादा होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा स्पीड गेन करेगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा अचीव करेगा। तो फील भी आता है भाई, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। बट इससे सीधे सीधे पता पड़ रहा है ई बढ़ेगा तो भैया डी भी बढ़ेगा। अब अगर मास बढ़ा दें, मास बढ़ा दिए सपोज, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और रख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही मानना है अभी यहाँ पे क्योंकि पूरा उसके हिसाब से। तो अगर मान लो कोई मैंने ऐसा पार्टिकल रख दिया जिसका मास ज़्यादा है, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो डी क्या हो जाएगा, कम। ये कहाँ है, नीचे डिनोमीटर में। अगर ये चीज़ वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर मास बढ़ेगा तो डिस्टेंस जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या होगा, कम होगा। इज दिस क्लियर। तो ये भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, फिर सब कुछ निकाल सकते हैं। डेल्टा अगर बढ़ेगा, डेल्टा अगर बढ़ा सो डी क्या होगा, बढ़ेगा। वी एक्स अगर बढ़ेगा, वी एक्स को अगर मैंने बढ़ा दिया तो डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर। अगर दो चीज़ों को चेंज करेगा तो फिर देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पर है और कितनी वैल्यू से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ को चेंज कर रहा हूँ तो बाकी सबको मैं क्या रख रहा हूँ, सेम, तभी अपन बोल रहे हैं, ठीक है। सो मास बढ़ाया है तो डी क्या हो, मास की फील आती है। अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स तो सेम लग रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। नीचे अपन फील आ रहा है, नीचे तक जाते जाते स्पीड थोड़ी कम बढ़ पाएगी, है कि नहीं। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन क्या आएगा, कम आएगा। बट इतना सोचना नहीं है, साफ साफ दिख रहा है मैथ से कि भाई क्या होने वाला है। कुछ भी वी एक्स बढ़ा दो, अगर ज़्यादा स्पीड से डालोगे, है कि नहीं, तो जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जल्दी पहुँच जाएगा तो टाइम कम मिलेगा इसको वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो बताओ डी क्या हो जाना चाहिए, कम। ये अपने समझा दिया। बट देखो यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं भाई कि अगर वी एक्स बढ़ा दिया, बताया था मैंने, वी एक्स अगर बढ़ा दिया तो ये है अपने पास डिनोमिनेटर में, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो डी क्या हो जाएगा, कम। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इतना सिंपल है। अगर मैथ्स यूज़ करेंगे तो साफ साफ दिखता है, ठीक है। और एक लेवल के बाद तो सब कुछ मैथ से ही देखना होता है वैसे भी। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, बताया मैंने, ई अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर ई अपन ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन है तो सबका चार्ज सेम है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑब्वियसली सबका सेम है। वो तो सोच रहे हैं कि अगर दूसरा पार्टिकल होगा ज़्यादा चार्ज का तो क्या होगा, डी बढ़ जाएगा। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है एनसीईआरटी में और ये इसलिए लिखी हुई हैं, ठीक है। बट अगर समझने के बाद अगर तुम इसको देखोगे तो फिर समझ में आएगा कि वो क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू,
एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ समझाना, तो वो सब कुछ समझाऊंगा, सारा चीज़ बता दिया, ठीक है। तुम अगर इतना पढ़ लोगे तो सारा समझ में आएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा है अगर तुम सिर्फ स्कूल के लिए देख रहे हो, बट सिर्फ स्कूल से कुछ नहीं होगा। यू ऑब्वियसली यू वांट टू गो इनटू बेटर कॉलेजेस, और अपने देश में एग्ज़ाम्स होते हैं, पता है सबको, है कि नहीं, और एग्ज़ाम्स में ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो वो एग्ज़ाम्स जो भी होंगे वो अच्छे एग्ज़ाम, वो चेक करेंगे भाई ये सब बंदा सोच सकता है कि नहीं। तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है। अगर क्या सोचना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू कॉलेज, ठीक है। आई एम श्योर यू आर नॉट जस्ट प्लानिंग टू बी ए 12th पास, है कि नहीं। सो अगर आगे पढ़ना है तो ये सब पढ़ना है एनीवेज। सो ये समझ में आना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ E/M रेशियो वॉज कैलकुलेटेड, एंड इस तरीके से अपन और भी एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस इससे निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ E/M वॉज कैलकुलेटेड, ठीक है। अगेन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ना तो E की वैल्यू आई है, चार्ज कितना है वो नहीं पता, ना तो मास पता है, ठीक है। तो अपन दोनों निकालेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब इंजीनियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे, जिसको बोलते हैं मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अपन अब देखेंगे मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।